उम्र की एक दहलीज पर पहुंचने के बाद हर इंसान अपने लिए एक साथी तलाश करने लगता है। कई बार ये तलाश लंबी होती चली जाती है। सही और गलत साथी तलाश करने की नज़र भी धुंधली पड़ जाती है। मेरी शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन मेरे शौहर मेरे करीब नहीं आते थे। मैं जॉब करती थी, वह बेरोज़गार था। पूरा दिन घर में पड़े रहते थे। मुझे बच्चे की ख्वाहिश थी। बात ये थी कि जब घर आती तो मुझे अपने बिस्तर पर किसी औरत के बाल पड़े हुए दिखाई देते। शौहर से पूछती तो बोलते कि मुझे नहीं मालूम। जब मैं नहाने के लिए वॉशरूम गई तो सामने एक ऐसी चीज़ नज़र आई जो किसी औरत की थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटी कब से 2 बजने का इंतज़ार कर रही थी। अभी सिर्फ 12 बजे थे। नदीम सो चुका था और मैं चाहती थी कि आज आस पड़ोस के सब लोग गहरी नींद में सो जाएं। यही वक्त था जब मैं घर से बाहर निकल सकती थी। वैसे भी यहाँ के लोग जल्दी सो जाते हैं। मैंने आज सोच लिया था कि किसी न किसी तरह यहाँ से निकलना है। मेरे शौहर 10 बजे ही सो गए थे। मैंने हल्के से गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। वह अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहे थे। मैं इस तरह बेफिक्री से सोता देखकर मेरा दिल तड़प उठा। जिस इंसान के लिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया, उसे ज़रा भी परवाह ना थी कि मुझ पर इस वक्त क्या बीत रही थी। मेरा दिल खून के आंसू रोता था जब नदीम को मैं इस तरह खुद से बेपरवाह देखा करती थी। ना जाने किस बात की सज़ा दे रहा था, मगर आज खामोश बैठने वाली नहीं थी। बस इस पल का इंतज़ार कर रही थी जब मुझे यहाँ से निकलना था। मैं बार बार वक्त देखे जा रही थी। जैसे ही घड़ी में रात 2 बजे तो मैं उसे नदीम की तरफ देखने लगी, कहीं वह किसी आहट से जाग ना जाए। धीरे से मैंने अपने पैर ज़मीन पर रखे और चप्पल पहने बिना दबे पाँव कमरे से निकल आई, वरना चप्पल की आवाज़ से शायद वह जाग जाता। मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था, हाथ पैर भी काँप रहे थे, मगर मुझे हर हाल में जाना था। मैंने कमरे से निकलकर पीछे मुड़कर देखा। नदीम अभी गहरी नींद में था और नींद में खर्राटे ले रहा था और कमरे से बाहर तक उसकी खर्राटों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने बरामदा गौर से देखा और छोटे से लोहे के गेट को बंद किया। नज़र दौड़ाई, उस वक्त कोई नज़र नहीं आ रहा था। पूरी गली सुनसान पड़ी थी। मैं जल्दी जल्दी कदम उठाती चलती जा रही थी। कभी कभी खौफ के मारे पीछे देख लिया करती कि कहीं कोई मेरे पीछे तो नहीं आ रहा, मगर वहाँ कोई भी नहीं आता। पूरा मोहल्ला नींद के मज़े ले रहा था, जबकि मैं ही ऐसी थी जिसको रात 2 बजे चोरों की तरह निकलना पड़ रहा था। औरत की भी क्या कहानी है, अगर वे इस वक्त घर से निकले तो बज़्ज़ात कहलाती है, जबकि मर्द अगर इस वक्त घर से निकले तो उसके किरदार पर कोई सवाल नहीं उठाता। मगर आज मुझे कोई भी खौफ वहाँ जाने से रोक नहीं पा रहा था। मेरे अंदर की औरत जाग चुकी थी। मैं बहुत तेज़ कदम उठा रही थी ताकि जल्द से जल्द वहाँ पहुँच सकूँ। किलोमीटर का रास्ता मुझे पैदल ही तय करना था, क्योंकि उस वक्त कोई सवारी का सवाल ही नहीं था और मुझे सुबह से पहले वापस भी आना था ताकि किसी को कानो कान पता ना चले। नदीम 11 बजे से पहले नहीं उठते थे, मगर मुझे मोहल्ले वालों का डर था जो जल्दी उठने के आदी थे। दिल में खौफ भी था, मगर मेरा जुनून मुझे खींचे जा रहा था। कई बार मैं गिरते गिरते बची। हर जगह कोई ना कोई पत्थर आ जाता। पाँव के नीचे मुझे चलने में दुश्वारी हो रही थी। पाँव के अंगूठे से खून बह रहा था। एक नुकीला पत्थर चुभ गया था, लेकिन ऐसे कई पत्थर भी मेरी रूह में चुभ रहे थे जब मैं ना जाने कब से बर्दाश्त करती आ रही थी। एक लम्हे को मेरे कदम खड़खड़ाए थे कि जाने आगे क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, हर कोई मेरे किरदार पर ही उंगली उठाएगा। लेकिन एक पल को मैं सोच में पड़ गई कि वापस चली जाऊं। मुझे अपनी महर याद आ गई जो मुझसे नदीम के साथ शादी करने पर मिली थी। वह शख्स जिसे मैंने बहुत चाहा, उसने मुझे मेरी झोली में 2 पल मोहब्बत के ना डाले थे। इस बेपरवाह शख्स के लिए मैंने क्या नहीं किया, अपने आप को मार डाला, मगर उसने मेरे साथ क्या किया।
ये याद आते ही मैं फिर से तेज़ कदम उठाती आगे जाने लगी। चलते चलते मैं आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच गई। वहां पर पहुंचकर मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगा। मेरे कदम डगमगाने लगे थे। क्या मैं ठीक कर रही हूँ, ये ख्याल आते ही मुझे ठंडे पसीने आने लगे थे। रुक जाओ ना, ये गुनाह है, ये आवाज़ मेरे कानों में आ जा रही थी जैसे कोई मुझे रोक रहा हो। मगर मैं क्या करती, मैं अपनी इच्छा को कब तक दबाती। आखिर मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिए और अपने कदम बढ़ाने लगी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी, मेरे अंदर की ये आवाज़ दम तोड़ती जा रही थी। मेरे पैरों में छाले पड़ चुके थे बिना चप्पलों के, जो यहाँ तक आई थी और जिसके लिए आई थी। क्या वह मेरी ये तकलीफ़ समझ पाएगा? ये सवाल मेरे जहन में उठ रहे थे, मगर मुझे कोई परवाह ना थी। वैसे भी आज तक किसी ने भी मेरे बारे में सोचा ही क्या था। मैंने धड़कते दिल के साथ हाथ बढ़ाकर उस लकड़ी के पुराने दरवाजे को धकेला था और सामने उसे देखकर उसके अंदर चली गई। फज्र का वक्त होने से पहले मुझे वहाँ से निकलना था। अब कोई घबराहट नहीं थी। मेरे दिल और दिमाग में बस सुकून ही सुकून था। खुशी मेरे अंदर फूट रही थी। मैं जल्दी जल्दी कदम उठाती चली आ रही थी। काफ़ी अंधेरा था। कच्ची सड़कों पर चलने से मेरे पैरों तले छाले पड़ गए थे। मैंने बड़ी सी चादर में चेहरा छुपा रखा था। मुझे खौफ था कि सूरज की किरणें रोशनी ना फैला दे, लेकिन मैं पहली किरण फूटने से पहले ही अपने घर पहुंच चुकी थी। घर पहुंचकर मैंने सुख की सांस लिया और बिस्तर पर गिर गई। अब मुझे अफसोस हो रहा था कि मैं कितनी थक चुकी थी, मगर मैं बहुत खुश थी। मैं उसके बिना एक पल भी नहीं गुजार सकती। मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई थी। अब मेरे पैर ज़मीन पर ना टिक रहे थे। मैंने सोच लिया था अब उससे अपने घर ही ले आऊँगी, क्योंकि मुझे नदीम की कोई परवाह ना थी। मैंने नदीम की जानिब देखा तो वह भी खराटे ले रहा था। मुझे नदीम से नफ़रत होने लगी, उसके वजूद से जिसकी मोहब्बत में मैंने अपने घर बार को छोड़ा था, अपना सब कुछ आराम सब बर्बाद किया था। मगर ये था कि मेरी सारी रियासतों को भुला बैठा था। मैं नदीम के इश्क में अंधी हो चुकी थी। हर वक्त उसे खुश करने का सोचा करती थी, मगर आज से 3 हफ्ते पहले मुझे अजीब सी गड़बड़ का एहसास होने लगा था। मैं जब भी जॉब से थकी हारी घर पहुंचती तो मुझे लगता जैसे कोई मेरी पीठ पीछे यहाँ आया था। मैं पूछती तो टाल दिया करता कि कौन आ सकता है। लेकिन एक दिन जब मैंने नदीम का बिस्तर झाड़ रही थी तो मुझे गहरा झटका लगा। चादर में से कोई चीज़ गिरी थी। आवाज़ से मैंने तवज्जो दिया तो वो फिर बाली गिरी हुई थी। मैंने उसे उठाकर देखा, मेरे पास तो ऐसी कोई बाली ना थी और नदीम के बेड पर क्या कर रही थी। अजीब के ख्याल आज मुझे बेचैन कर रहे थे। मैं उसी वक्त नदीम को कॉल मिलाया कि जल्दी घर आओ। रात का खाने लाने गया हुआ था। उसके आते ही मैंने उसे बाली दिखाई। बाली है और ये यहाँ क्या कर रही है? मैंने माथे पर बल देते हुए पूछा तो उसके चेहरे पर एक साया सा लहराया, मगर अगले ही पल वह नॉर्मल हो गया और कहने लगा, ये तो मैंने ली थी तुम्हारे लिए, मगर मेरी बदकिस्मती देखो, इसकी दूसरी बाली जो ने कहाँ गिर गई है। वह हंसने लगा। उसकी बात पर मुझे यकीन नहीं आया, मगर मैं खामोश हो गई। लेकिन मैं काफ़ी चौकन्ना हो गई थी, क्योंकि कई दिन से मुझे एक खुशबू का एहसास हो रहा था। अगले दिन मैंने फिर से उसके कमरे का जायज़ा लिया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ उसके बेड से मुझे लंबे बाल मिले जो यकीनन किसी लड़की के ही थे। तकिए पर कुछ चादर पर मैं सदमे से वे सब देख रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वह मुझे धोखा भी दे सकता है। मैंने उसी वक्त उसे सवाल किया तो वह मुझसे नाराज़ हो गया कि तुम मुझ पर शक कर रही हो। मुझे क्या मालूम ये बाल किसके हैं, तुम्हारे भी तो हो सकते हैं। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। क्या कहूँ, तुमने मुझे ये हक दिया ही नहीं है कि मेरे बाल यहाँ नज़र आते। मैं उसी वक्त मुंह मोड़कर वहाँ से निकल गई, मगर मुझे मालूम करना था मेरी नाक के नीचे क्या खेल चल रहा है। दूसरी सुबह जब मैंने नहाने के लिए गुसल खाने में गई तो जहाँ कुछ वहाँ मैंने देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहाँ तो अभी तो मैंने मैट्रिक के इम्तहान ही दिए थे कि मेरे रिश्तों की लाइन लग गई थी। लेकिन मेरी अम्मा ने हर आने वाले रिश्ते को मना कर दिया था कि ये अभी बहुत छोटी है। ये बात ठीक भी थी। मेरी अम्मा पढ़ाई का बहाना करके हर रिश्ते को मना करती थी। मैं बहुत खूबसूरत थी। मैं जहाँ भी जाती लोग देखते ही रह जाते। मैं हमेशा सादे लिबास में हुआ करती थी।
मगर लोग शादी में भी मुझे पसंद कर लिया करते थे। वक्त गुज़रने लगा, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई थी। वह भी अम्मा के कहने पर मैं राज़ी हुई थी जॉब के लिए, वरना मुझे मास्टर करना था। मगर अम्मा का कहना था कि घर में 3 बहनें बैठी हैं, उनकी तालीम का ख़र्चा कौन उठाएगा। अब्बा को गुज़रे हुए 2 साल होने को आए थे। मैं भी मजबूरन जॉब करने लगी। लोग हैरान थे कि मुझे इतनी बुरी कंपनी में अच्छी जॉब कैसे मिल गई। मेरी जॉब भी अच्छी खासी थी। मैं सारे पैसे अम्मा को दिया करती थी, बस चंद हज़ार अपने लिए रखती थी, क्योंकि मुझे जॉब के लिए अच्छे कपड़ों की ज़रूरत थी और भी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, जबकि मेरी पिक एंड ड्रॉप कंपनी के ज़िम्मेदारी थी। अब तो मेरे लिए बड़े घरों से रिश्ते आने लगे थे, लेकिन अम्मा हर बार मना कर दिया करती। जब मैं थक चुकी थी, मुझे एक जीवन साथी की तलाश थी जो मेरे दुख सुख में मेरा साथ दे, मगर अम्मा ने जैसे मुझे पैसे कमाने की मशीन समझ लिया था। कई बार तो मैं उनके दबे अल्फाज में कह भी चुकी थी कि मुझे अब शादी करनी है, मगर वे एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। उसी दिन मुझे एक लड़के ने प्रपोज़ किया तो मैं हैरान रह गई। मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ा था और उनकी तलाक भी हो चुकी थी और एक 9 साल की बेटी भी थी। उनके मुँह से शादी का पैगाम सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। घर आकर मैं अपने कमरे में बंद हो गई और खूब रोई। अपनी किस्मत पर मेरे लिए तो बहुत ही अच्छे लड़कों के रिश्ते आते थे, पर अम्मा की वजह से आज मेरे लिए एक अधेड़ उम्र के आदमी का रिश्ता आया है। अम्मा को क्यों नहीं पता था कि मेरी उम्र निकलती जा रही है। उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब था और उनका कहना था कि मुझसे सिर्फ इसलिए शादी करना चाहते हैं क्योंकि मेरी पोस्ट अच्छी है। अब तो मेरा प्रमोशन भी हो गया था। उनको सिर्फ पैसों से मतलब था और उनका कहना था कि लोग सिर्फ मुझसे इसलिए शादी करना चाहते हैं क्योंकि मैं बहुत अच्छी पोस्ट पर हूँ। अब तो मेरा प्रमोशन भी हो गया है। हमने अपने घर को बहुत अच्छे से बनवाया था, रंग करवाए, ऊपर 2 कमरे बनवाए ताकि ऊपर वाला हिस्सा किराए पर दे सकें। ये सब मेरी मेहनत का नतीजा था, लेकिन अफ़सोस इन सब से मुझे कोई खुशी और सुकून हासिल नहीं हो रहा था। मुझे तो बस एक ऐसे इंसान चाहिए था जो मेरे नाज नखरे उठाता और मेरा ख्याल रखता। अब तो मेरी मांग काफ़ी सफ़ेद बाल भी आ गए थे, जिन्हें मैं कलर करके छुपा दिया करती थी। मैं समझ चुकी थी कि अम्मा मेरी शादी कभी होने नहीं देंगी, लेकिन जब मैंने उनको कहा कि आज कुछ लोग आ रहे हैं मेरे रिश्ते के लिए, तो वह आग बबूला हो गई और मेरी माँ ने मुझसे कहा, तुमसे अपनी जवानी संभल नहीं रही है, रिश्ते वालों को खुद ही बुला रही हो। मुझे अपनी माँ की बात सुनकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और मुझे ये रिश्ता हर हालत में करवाना था। ये रिश्ता मेरी सहेली ने करवाया था जिसके 4 बच्चे थे। उसका देवर जो कि रंडवा था, उसका रिश्ता बताया था। औलाद कोई नहीं थी। 1 साल पहले बीवी का इंतकाल हो गया था। उसी ने मुझे समझाया था कि अब किसी कुंवारी लड़की का ख्वाब देखना बंद कर दो और मेरा देवर है, उसी से निकाह कर लो। और बहुत अच्छा इंसान है, कमाता भी अच्छा है, उसका बिज़नेस अच्छा चल रहा है। तभी मैंने उन लोगों को बुलवाया था, लेकिन आते ही अम्मा ने उनकी खूब बेइज्जती कर डाली। उन्हें कहा कि तुम इसलिए मेरी बेटी के पीछे पड़े हो क्योंकि वह बहुत अच्छी पोस्ट पर है और मैं लालची इंसान को अपनी बेटी नहीं दूंगी। ऐसी बातें सुनकर कोई इज़्ज़तदार इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। वे गुस्से में आकर वहाँ से चले गए। रात में अम्मा के सामने आकर खड़ी हुई और बोली कि अम्मा, आप अपने इतने अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया, अब देखिएगा मैं खुद किसी से शादी कर लूँगी और आपका ये घर छोड़कर चली जाऊँगी। मेरी बातें सुनकर अम्मा रोने पीटने लगी कि कैसी बेहया लड़की है जो अपनी शादी के लिए मरी जा रही है, मगर मैं जैसे पत्थर की हो चुकी थी। उनका रोना मुझे कोई असर नहीं कर रहा था। हमारे ऊपर वाले पोर्शन में एक लड़का आया था किराए पर, जिसका नाम नदीम था। उम्र में मुझसे काफ़ी छोटा था, लेकिन मुझे आते जाते पसंद की निगाह से देखता। एक दिन मैंने उसे रोका और उससे पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। मेरे सवाल पर वह काफ़ी बौखला तो फिर बोला कि आप मुझे पसंद हैं, मगर मेरे हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। जॉब नहीं लगती, गुजारा मुश्किल है, मैं आपको खुशियाँ कैसे दूंगा। मैंने कहा कि मैं जॉब करती हूँ, मैं घर चला सकती हूँ। अगर तुम राज़ी हो तो हम आज ही निकाह कर लेते हैं। मेरे कहने पर वह काफ़ी हैरत में था, लेकिन मगर फिर भी उसने हामी भर दी। निकाह की हमने दूसरे दिन बिना किसी को बताए निकाह कर लिया।
और मैंने उससे कहा कि जब तक का इंतज़ार करो, जब तक कि मैं कोई अलग कमरा किराए पर नहीं ले लेती। लेकिन नदीम ने खुद ही उसका बंदोबस्त कर दिया। मैंने अपना सामान लिया और अम्मा से कहा कि मुझे जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ रहा है कुछ दिनों के लिए। अम्मा को भी एतराज़ ना था। मुझे अफ़सोस हुआ कि अम्मा ने मुझे एक बार भी परेशानी का इज़हार नहीं किया कि तुम अकेले कैसे जाओगी। बस इतना पता था कि मुझे दूसरे शहर जाने पर भी एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। मैं जो पहले कुछ शर्मिंदा थी, अब वह शर्मिंदगी भी ख़त्म हो गई। मैंने सोचा मेरी माँ को तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मैं दिल में बहुत सारा गम लिए इस घर से निकल आई थी। बाहर नदीम मेरा इंतज़ार कर रहा था। हम दोनों उस किराए के मकान में आ गए थे। लेकिन वहाँ आकर मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ बहुत गलत हो चुका है। मैंने महसूस किया नदीम मुझसे दूर दूर रहता है। हम दोनों मियाँ बीवी के रिश्ते में बन चुके थे, लेकिन वह मुझसे काफ़ी घबराता था। खैर मैंने सोचा कि हमारी शादी अचानक हुई है, कभी शायद उसे अभी वक्त चाहिए, और इसी वजह से मैं खामोश हो गई। लेकिन मुझे बहुत पसंद था। उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी थी, अच्छे कपड़े पहनता था, बिल्कुल शहज़ादा लगता था। मैं उसके साथ बाहर जाती तो लोग हमें रश्क भरी निगाहों से देखा करते और मुझे फ़ख्र महसूस होता। मैंने उसे बहुत सारी शॉपिंग करवाई थी और मैंने घर के लिए भी काफ़ी सामान ले लिया था। एक हफ़्ते बाद मैंने अम्मा को बताया कि मैंने शादी कर ली है और वो मुझे माफ़ कर दे। मैं आपको खर्चा दिया करूँगी, मगर पहले जितना नहीं, क्योंकि मेरा अपना भी घर है। बहुत खर्चे थे। मेरी बात सुनते ही अम्मा फ़ोन पर चीखने चिल्लाने लगी। उन्होंने मुझे कई बद्दुआएं दे डाली। मैं खामोशी से दिल पर पत्थर रखकर सोचती रही। मुझे उनसे यही उम्मीद थी। मैंने अपने दोस्तों को भी अपने घर दावत पर बुलाया था ताकि सबको पता चल जाए कि मेरी शादी हो चुकी है। बहुत लोग मुझ पर ताने मार रहे थे कि अपनी से छोटी उम्र के लड़के से शादी करके बैठ गई, पर मुझे अभी किसी की परवाह ना थी। नदीम के पास कोई जॉब ना थी, इसलिए वह घर पर ही बैठा रहता या बाहर आवारागर्दी करने के लिए निकल जाया करता। मैंने काफ़ी अरसा बर्दाश्त किया। फिर एक दिन मैंने उससे कहा कि आखिर कब तक मैं इस तरह बैठा रहेगा। मुझसे नाराज़ हो गया और मुझसे कहा कि अगर मैं तुम पर बोझ हूँ तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से। उसकी ये बात सुनकर मैं तो दंग रह गई थी। आज से पहले तो उसने मुझे कभी इस तरह से बात ना की थी। मैं काफ़ी देर तक बस खड़ी रही और वह बाहर निकल गया। वह मुझसे मोहब्बत नहीं करता था, मगर मेरी इज़्ज़त बहुत करता था। हर वक्त मेरी हजूरी में लगा रहता था, यहाँ तक कि मुझे पानी के लिए भी उठने ना देता था। उसकी ये बातें मुझे बहुत पसंद थी। मैं सारे काम वह कर दिया करता था बिना कहे, लेकिन हम में दूरियां थी। पर आज नदीम को दूर जाने का सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई थी। उसके बिना कैसे रहूँगी, ये ख्याल मेरे दिल पर कोड़े बरसाने लगा। मैंने फ़ैसला कर लिया था कि आइंदा से उससे कोई बात ऐसी नहीं करूँगी। अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। पहले ही लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं लोगों को फिर से मौका मिल जाएगा। रात को जब नदीम घर आया तो मैं उससे माफ़ी मांगी कि मेरा वह मतलब नहीं था। मेरी बात सुनकर वह भी काफ़ी शर्मिंदा हुआ। उस वक्त ना जाने क्यों मैं गुस्से में आ गया था। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। उसकी बात सुनकर मैं खुशी से झूम उठी। मैं हर वक्त नदीम को जेब खर्चा दिया करती थी ताकि उसे मुझसे मांगना ना पड़े। अब मैंने उसका जेब खर्च बढ़ा दिया था। मुझे खौफ था कि कहीं वो मुझे छोड़कर ना चला जाए। नदीम के घर वाले मिलने कभी नहीं आते थे। बस कभी कभार नदीम मुल्तान चला जाया करता था, लेकिन जब भी जाता उन सब के लिए बहुत सारे गिफ्ट भेजा करती थी। नदीम कराची में जॉब ढूंढने के लिए आया था, मगर अब ऐसा लगता था कि उसे जॉब की ख्वाहिश ना थी। उसे सिर्फ बैठे बिठाए मिल रहा था। हमारा घर छोटा सा था जहाँ बस 2 कमरे थे। नदीम ज़्यादातर दूसरे कमरे में सोया करता था, मगर जब मैंने कमरे में एसी लगवाया तो वो मेरे कमरे में ही नीचे गद्दे बिछाकर सो जाया करता था। उसके होते हुए
मुझे अकेलेपन का एहसास होता था। मुझे कंपनी की तरफ से मिलने वाले पैसे मैं अपनी माँ के पास बहुत कम भेज पाती थी। रोज़ नया खर्चा निकल आता था। अम्मा से मेरी कोई बात नहीं होती थी। मैं बस उनके घर पैसे भिजवा दिया करती थी। अम्मा को मेरे घर का एड्रेस भी मालूम नहीं था। वक्त गुजरने लगा और मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। अब मैं माँ के साथ साथ नदीम के लिए भी पैसा कमाने की मशीन बन चुकी थी। लोग मुझसे पूछते कि अब तक कोई खुशखबरी क्यों नहीं मिली। मैं घबरा जाती। अब मैं उनको क्या बताती कि हम दोनों नाम के शौहर बीवी हैं। लोगों का तो मुंह बंद करवा दिया करती थी, मगर अब मेरे लिए माँ बनने की ख्वाहिश ने जन्म ले लिया था। मुझे ऐसा लगा था कि मेरे पास बहुत कम वक्त है, फिर तो मैं माँ भी नहीं बन सकती। मगर मैं क्या कर सकती थी। मेरे लब सिले हुए थे। नदीम मुल्तान गया हुआ था अपने वालिद से मिलने। उसके बिना मुझे चैन नहीं आता था। दिन खाने को दौड़ता था, मगर जब वह वापस आया तो काफ़ी उलझा हुआ था। मैंने पूछा कि क्या बात है, तो वह बोला कि बस अम्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अब वह मुझ पर ज़ोर दे रही हैं कि मैं मुल्तान वापस चला जाऊं। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल तो उलझकर हलक में आ गया था। मैं उसके बिना कैसे रहूँगी, ये ख्याल मुझे सताने लगा था। सारी रात मैं सो ना सकी थी। ना जाने नदीम के दिल में क्या चल रहा है। हो सकता था वह मुझे छोड़कर अपने शहर वापस चला जाए, क्योंकि वह मुझसे मोहब्बत तो करता नहीं था। दूसरे दिन मैं ऑफिस गई तो सिर में दर्द उठा, तो मैंने अपने बॉस से छुट्टी ले ली थी और घर वापस आ गई। घर आते ही मुझे अजीब सा एहसास हुआ। एक लेडीज़ परफ्यूम की खुशबू महकी हुई थी और उसी दिन मैंने जान लिया था मेरे घर में नदीम ना जाने किसके साथ रंग रलियाँ मना रहा था। लेकिन जब मैंने उस दिन गुसलखाने में मेकअप का सामान देखा तो मेरा शक यकीन में बदल गया और अब शक की गुंजाइश नहीं थी। मेरे दिल और दिमाग में ये सब चल रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं तप्ते में खड़ी हूँ और एक बूंद पानी भी ना हो। जिसके लिए इतना कुछ किया वे मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा, मैं कभी सोच भी ना सकती थी। उस दिन मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं अपनी सारी तड़पती ख्वाहिशों को पूरा करूँगी। इसलिए मैंने कोशिश शुरू कर दी थी और मुझे उस जगह का पता भी मिल गया था। मुझे रात के वक्त जाना था ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। इसलिए मैं रात को ही गई थी और वो एक मकान नर्स का था जहाँ पर उसने मेरे लिए एक बच्चे का इंतज़ाम किया था और मैं वहाँ उस बच्चे से मिलने गई थी। मेरी ममता मुझे वहाँ तक खींचकर ले गई थी जहाँ पर वह बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसे देखकर मैं रह ना पाई। मैंने नर्स को देखकर उसकी रकम अदा कर दी थी और अब 2 दिन बाद मैं उसे लेकर आने वाली थी। लेकिन एक ख्याल मुझे परेशान कर रहा था कि ना जाने किस माँ की गोद उजाड़कर अस्पताल से बच्चे को चुरा कर लाई थी। ये बहुत बड़ा गुनाह था और मैं बीच में हिस्सेदार बनने जा रही थी। मेरा ज़मीर इस बात को गवारा नहीं कर रहा था, लेकिन मेरी ममता का जुनून मुझ पर चढ़ गया था। मैं जब बाकी की रकम लेकर दूसरी रात उसने अपने घर पहुंची तो वह मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसने झट से बच्चा मुझे थमाया और मुझे जाने को कहा। खबरदार जो कभी किसी को मेरे बारे में बताया तो जल्दी से पैसे गिनते हुए बोली। मैंने बच्चों को गोद में लेकर चूमा। मेरी ममता को सुकून मिला ना, जल्दी से वहाँ से निकल गई। घर पहुंचकर मैं उससे अपने कमरे में ले आई जहाँ मैंने उसकी ज़रूरत का सारा सामान पहले से ही ले रखा था, उसके दूध, कपड़े, सब कुछ। बच्चे की रोने की आवाज़ से नदीम की आँख खुल गई। जल्दी से मेरे कमरे में आ गया और हैरत से मुझे देखे जा रहा था। ये किसका बच्चा है, मुझसे पूछने लगा और मैं इत्मीनान से बताने लगी कि मेरा बच्चा है, इसे मैंने गोद लिया है। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन मैंने उसे रोक दिया कि मेरी ज़िंदगी है, मेरा घर है, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम जैसे धोखेबाज इंसान के साथ रहना मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं है। मेरे ही घर में अपनी दूसरी बीवी को लाकर रहता हो। उसका हैरत से मुंह खुल चुका था। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब कुछ मालूम कर लिया है। पिछली बार जब तुम मुल्तान गए थे तो वहाँ तुमने निकाह कर लिया था और अपनी माँ के कहने पर, और यहीं उसे मेरे घर भी लाए थे। पूरा हफ्ता घर में रहे और मुझे कुछ खबर ना हो सकी, क्योंकि मैं सुबह जाती और शाम को थकी वापस घर आती और तुमने मुझे शाम की चाय में नींद की गोली देनी शुरू कर दी ताकि मैं कुछ देख ना सकूं और कुछ ना तुम्हारी बात सुन सकूं। तुम्हारा कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरा है। मुझे समझ लेना चाहिए था कि तुम मुझे अपनी ATM मशीन ही समझते हो, इसके अलावा मेरी औकात कोई नहीं है तुम्हारी नज़रों में।
अब तुम जा सकते हो, तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। मैंने उसे घर से दफ़ा होने को कहा था। काफ़ी देर तक मुझसे माफ़ी मांगता रहा, मगर मुझे कुछ नहीं सुनना था। मैंने उससे कहा कि इससे पहले अपना सामान बांध लो। मजबूरन वह थके हुए कदमों से अपने कमरे की ओर चला गया। अपने बेटे को दूध पिलाने लगी, मगर वह ना जाने क्यों बेचैन था। कुछ देर सो जाता, फिर उठ जाता। मुझे उसकी बेचैनी देखी नहीं जा रही थी। नदीम जा चुका था और मैंने अब एक और फ़ैसला कर लिया कि मैं नदीम को जिस तरह अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था और मेरा कभी ना हो सका था, उसी तरह बच्चा भी मैं अपनी ज़बरदस्ती ज़िंदगी में शामिल कर रही हूँ। उसकी माँ की तड़प रही होगी, ये ख्याल मुझे सुकून से जीने नहीं दे रहा था। मैं करीबन 2 दिन बाद बच्चे को उस इंसान के पास ले गई जो कि खबरों और सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके थे। उनका बच्चा अस्पताल से चोरी हो चुका है। उसकी माँ की गोद में रखा तो ऐसा लगा जैसे उसकी माँ को ज़िंदगी मिल गई। इतना शुक्रिया अदा करने लगी थी, मैं शर्मिंदा हो गई और मुझे दुआएं दिए जा रही थी और मैं खाली दामन लिए वहाँ से वापस आ गई। आयशा को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद मुझे तलाक दे दी गई और उसके देवर को बुलावा भेज दिया। बड़ी हैरत की बात थी कि वह अब तक मेरे इंतज़ार में बैठा था। मेरी दोस्त ने बताया था कि मैं उसे बहुत पसंद आ गई थी जब से वह शादी से मना किए जा रहा था। हमारा निकाह सादगी से हो गया था। मेरा पति मुझे बहुत ख्याल रखता था, मेरे नखरे उठाता, उनके साथ मैं बहुत खुश थी। अब मेरी सारी तनख्वाह माँ को भिजवा दिया करती क्योंकि हैदर के पास किसी चीज़ की कोई कमी ना थी। इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बहुत खुशी से चल रही थी। डॉक्टर ने कहा था क्योंकि मैं 40 साल की हो गई मैं जॉब छोड़ दूँ और मैंने नौकरी छोड़ दी, वरना तो तड़पती माँ की बद्दुआ भी मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाती। कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।